गुड मॉर्निंग बच्चों। कल तक की क्लास में आपको अवयव में जो विविध प्रश्नावली चल रही थी उसके क्वेश्चन नंबर 10 तक के सवालों को समझाया गया था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 के सवालों में देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया जा रहा है कि ये एक समीकरण है जिसमें कैपिटल एक्स गुणे ये अवयव लिखा है और बराबर में ये अवयव लिखा है, और यहाँ पर ये जो कैपिटल एक्स है इसका मान ज्ञात करना है। तो कैपिटल एक्स है, ध्यान दीजिए, जब किसी अवयव को लिखा जाता है तो स्मॉल में लिखा जाता है, और जब किसी अवयव को लिखा जाता है तो कैपिटल में लिखा जाता है। इसका मतलब ये हमें अवयव दिया जा रहा है, यानी कैपिटल एक्स मतलब अवयव हमें ज्ञात करना है। ठीक है, हमें अवयव एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, कुछ अवयव एक्स का कुछ मान होगा, ठीक है, अवयव एक्स का कुछ मान होगा, उसको जब इस अवयव से गुणा किया गया तो इन दोनों का गुणा करने पर हमें ये अवयव बराबर में मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों अवयवों का गुणनफल करने पर ये मान मिला है, तो हमें ये कौन सा अवयव है ये ज्ञात करना है। तो देखिए, ये जो हमें उत्तर मिला है इसका ऑर्डर है 2/3। इसका ऑर्डर कितना है, ये 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, तो ऑर्डर क्या लिखेंगे 2/3। और ये जो अवयव दिया जा रहा है इसमें भी देखिए 2 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ हैं, तो इसका भी ऑर्डर 2/3 है। तो उसके आधार पर हम निकालेंगे कि इसका अवयव क्या बनेगा। तो देखिए ध्यान से, हमने क्या कहा है, गुणनफल वाली क्या कंडीशंस बताई हैं, उनके आधार पर देखिए कि हमने ये बताया है कि दो अवयवों का गुणनफल तभी संभव है जब पहले वाले अवयव का स्तंभ दूसरे वाले अवयव की पंक्ति के बराबर हो। मतलब इसकी जो पंक्ति होगी वही इस यक्ष का क्या होगा, स्तंभ होगा। तो इसलिए हमें ये पता चल गया कि 2 इसकी पंक्ति है, तो इसका मतलब इस यक्ष का जो स्तंभ होगा वो 2 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे वाले के लिए। तो जब गुणा करने के बाद जो अवयव बनता है, गुणा करने के बाद जो अवयव बनता है तो उसका जो क्रम होता है, उसका क्रम पहले वाले अवयव की पंक्ति और दूसरे वाले अवयव के स्तंभ के बराबर होता है। तो देखिए, दूसरे वाले अवयव का स्तंभ क्या 3 है, तो इसका भी स्तंभ क्या 3 है, और इसकी पंक्ति 2 है, तो इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि जो अवयव यक्ष है उसकी पंक्ति भी 2 होगी। जब इसकी पंक्ति 2 है तो इसकी पंक्ति भी 2 होगी। क्यों? क्योंकि जब इन दोनों का गुणा किया गया तो गुणा करने पर जो उसका अवयव का क्रम बनेगा वो पहले वाले अवयव की पंक्ति और दूसरे वाले अवयव के स्तंभ के बराबर होगा। यानी इसका 2 और इसका 3 जब लेंगे तभी 2/3 यहाँ बना। इसका मतलब ये 2 यहाँ रहा होगा, तभी इनका गुणनफल ऐसे संभव हुआ और ये अवयव हमें बन के इस क्रम का तैयार हुआ। तो बात समझ में आ गई। तो यानी इससे हमें निष्कर्ष क्या निकला, इससे निष्कर्ष ये निकला कि जिस अवयव यक्ष का मान हमें ज्ञात करना है उसका ऑर्डर 2/2 है। भाई, किसी अवयव को तभी तो ज्ञात कर पाएंगे जब हमें उसका क्रम पता हो, जब हमें ये पता हो उसमें कुल कितने अवयव होंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले हमने जो गुणनफल वाला ये मेथड है उसकी सहायता से हमने इसका पहले ऑर्डर पता किया कि 2/2 है। तो हमने 2/2 ऑर्डर में हमने एक अवयव मान लिया। हमने मान लिया कि अवयव यक्ष बराबर ये ABCD, ये एक अवयव है जिसका ऑर्डर 2/2 है, और इसको जब हमने इस अवयव से गुणा किया होगा तब गुणा करने के बाद हमें ये अवयव मिला होगा। ठीक, तो अब क्या करते हैं, हम इनका गुणा करते हैं। गुणा करने का तरीका वही है, पहले स्तंभ को लिया क्षैतिज अवस्था में रख के उसके नीचे वाले अवयवों को गुणा करके मान निकाल लिया, फिर दूसरे स्तंभ को लिखा, उसको क्षैतिज अवस्था में रख के दूसरे स्तंभ को तैयार कर लिया, फिर तीसरे स्तंभ के अवयवों को लिया या फिर इसको यहाँ क्षैतिज अवस्था में रखा, तीसरे स्तंभ को तैयार कर लिया। ठीक है, और बराबर में जो मान लिखा है उसको लिखा रहने दीजिए। अब ये दोनों अवयव बराबर मिल जाते हैं। अब अगर ये दोनों अवयव बराबर हैं तो इनके संगत अवयवों की तुलना करेंगे। तो संगत अवयवों की तुलना करने के लिए देखिए a + 4b जो बराबर -7। ठीक है, 2a + 5b = -8, ये दूसरा समीकरण। 3a + 6b = -9, ये तीसरा समीकरण। इसी तरह से c + 4d = 2, ये चौथा समीकरण, और 2c + 5d = 4, ये पांचवा समीकरण, और 3c + 6d = 6, ये छठा समीकरण। यानी इस प्रकार से जब हमने इन दोनों अवयवों की तुलना की, उनके संगत अवयवों की तुलना की, तो हमें यहाँ पर ये 6 समीकरण प्राप्त हो गए।
अब इन 6 समीकरणों को हल करके हमें ए बी सी डी के मान निकालेंगे, जो कि उस आव्यूह में यहाँ पर ए बी सी डी की जगह रख देंगे तो हमें आव्यूह यक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हल करने के लिए आपने कक्षा 10 में जो पढ़ा है चर राशि में, मतलब कि 2 चर राशि में रैखिक समीकरण, उस मेथड का यूज करिए और आप इन 3 में से किसी भी 2 समीकरण को ले लीजिए। इन 3 में से किसी भी 2 समीकरण को लेके हल कर लीजिए, ए बी का मान ये निकल आएगा। उसी तरह इधर इन 3 समीकरणों में से किसी भी 2 समीकरण को लेके हल कर लीजिए, सी डी का मान निकालिए तो इनका सी डी का मान आ जाएगा। जब ये चारों मान प्राप्त हो जाएं तो हम उस यक्स में जो हमने माना था आव्यूह, वहाँ उन चारों मानों को उसी जगह रख देंगे, जिससे हमें आव्यूह यक्स का मान मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। तो 12 में देखिए लिखा हुआ है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के वर्ग अवयव इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर बी ए है, तो गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि ए बी की पावर n बराबर बी की पावर n ए होगा। इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए ए बी की होल पावर n बराबर ए की पावर n इंटू बी की पावर n होगा। मतलब यहाँ पर 2 सवाल हैं। पहला सवाल यहाँ से कंप्लीट हो जाता है और दूसरा सवाल यहाँ तक के लिए है। तो हम इन दोनों स्टेप को 1 बाय 1 प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले सवाल को लेते हैं। तो पहले सवाल में क्या है, पहले सवाल में कह रहा है कि ए बी समान कोटि के वर्ग अवयव हैं कि जिसमें ए बी बराबर बी ए है, यानी ए बी बराबर बी ए पहला समीकरण हमें मिल गया। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है किस मेथड के द्वारा, गणितीय आगमन द्वारा, कि ए बी की पावर n बराबर बी की पावर n इंटू ए। तो इसको नोट कर लेंगे कि हमें ये प्रूफ करना है। तो ध्यान दीजिए, हमने इसी प्रश्नावली में यानी विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इनके सवाल हमने बताए थे और उसमें ये कहा था कि अगर किसी आव्यूह में पावर n से संबंधित कोई मान आता है तो वो मान आपको गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा ही करना है। यानी अगर इसमें ये शब्द गणितीय आगमन द्वारा ना भी लिखा होता तब भी हम इसको इसी मेथड से ही लगाते। ठीक है, अब देखिए, गणितीय आगमन सिद्धांत से किसी सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले n बराबर 1 के लिए उस कंडीशन का सत्यापन करते हैं। तो n बराबर 1 जब यहाँ रखा जाएगा तो देखिए यहाँ पर ए बी की पावर 1 यानी ए बी आ जाएगा, यहाँ b की पावर 1 इंटू ए यानी बी ए आ जाएगा। ये कंडीशन मिल गई और ए बी बराबर बी ए समीकरण नंबर 1 के अनुसार पहले से ही सत्य हैं। समीकरण 1 के अनुसार पहले से सत्य है, मतलब ये कंडीशन पहले से दी जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण 1 से यह परिणाम n बराबर 1 के लिए सत्य है। n बराबर 1 के लिए तो निकल आया। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है कि हम मानते हैं कि यह परिणाम n बराबर k के लिए सत्य है। हम ये मान के चलते हैं कि n बराबर k के लिए परिणाम सत्य है, तो n बराबर k रखेंगे। तो ए बी की पावर k बराबर आएगा b की पावर k इंटू ए, ये सेकंड समीकरण। इसको सेकंड समीकरण डाल दिया ताकि इसका यूज अभी आगे करना है। अब लास्ट स्टेप कि अब n बराबर k प्लस 1 के लिए लेके चलते हैं। तो जब हम k प्लस 1 लेते हैं तो उसी क्या क्वेश्चन जो दिया जा रहा था ए बी की पावर n बराबर b की पावर n इंटू ए, यहाँ पर n की जगह k प्लस 1 रख देंगे तो क्या वैल्यू बनेगी ए बी की पावर k प्लस 1 बराबर b की पावर k प्लस 1 इंटू ए। अब जो n बराबर k प्लस 1 कंडीशन लेके मान लिखते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के हमें बराबर सिद्ध करना होता है। तो जब इसको इसके बराबर सिद्ध करते हैं तो देखिए हम एक साइड लेके लेते हैं, जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था ए बी की पावर k प्लस 1, तो k प्लस 1 को हम देखिए 2 भागों में तोड़ के लिखेंगे, b की पावर k इंटू बी की पावर 1। ठीक है, अब देखिए आगे, अब यहाँ ए बी की पावर k मिला कि नहीं मिला, और समीकरण सेकंड में देखिए क्या है, ए बी की पावर k का मान क्या दिया जा रहा है, किसके बराबर दिया जा रहा है, b की पावर k इंटू ए के बराबर दिया जा रहा है। तो समीकरण सेकंड में क्या करेंगे, ए बी की पावर k की जगह लिख देंगे b की पावर k इंटू ए, मतलब जो इसका मान दिया जा रहा था वो मान यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है, तो b की पावर k इंटू ए भी मिल गया। अब ए बी का मान क्या है,
ए बी का मान क्या है वो देखिए आप समीकरण नंबर फर्स्ट में देखिए, ए बी का मान क्या है, बी ए के बराबर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसके लिए हमने जहाँ पर ए बी लिखा था वहाँ पर हमने क्या लिख दिया, बी ए लिख दिया समीकरण 1 से। अब देखिए बी बी पास में हो गए, इनका गुणा कर दीजिए, तो ये b की पावर k है और ये b की पावर 1 है, गुणा करने पर b की पावर k प्लस 1 इंटू ए आ जाएगा। और यही मान देखिए ऊपर ये मान हमें लाना था जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब n बराबर k प्लस 1 के लिए परिणाम सत्य है और ये n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, तो फिर इसका मतलब n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए भी ये मान सत्य होता है। ये गणितीय आगमन सिद्धांत से ऐसा सिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये गणितीय आगमन सिद्धांत का जो मेथड है आपको पहले और दूसरे सवालों में भी बता चुके हैं, फिर से वही क्वेश्चन आ गया तो फिर से हमने इसको रिपीट कर दिया। ऐसे सेकंड पार्ट देखिए क्या है, सेकंड पार्ट हमें सिद्ध करना है कि ए बी की पावर n बराबर ए की पावर n बी की पावर n, तो वही पूरा मेथड है। पहले n बराबर 1 के लिए लिया, n बराबर 1 के लिए लेंगे तो ए बी बराबर ए बी आ जाएगा, यानी n बराबर 1 के लिए सत्य है। फिर n बराबर k के लिए हम परिणाम मान के चलेंगे कि ये सत्य है, तो कंडीशन उसको नोट कर लेंगे। तो कंडीशन क्या मिली, ए बी की पावर k बराबर ए की पावर k बी की पावर k। अब इस कंडीशन का हम आगे प्रयोग करेंगे क्योंकि ये सत्य हम मान के चल रहे हैं। तो कहाँ प्रयोग करेंगे, जब हम n बराबर k प्लस 1 के लिए हल करेंगे। तो n बराबर k प्लस 1 जब उसी क्वेश्चन में रखेंगे यहाँ पर, तो वैल्यू क्या मिलेगी, ए बी की पावर k प्लस 1 बराबर ए की पावर k प्लस 1 बी की पावर k प्लस 1। अब इसको हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हल करना है, तो उसके लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब लेंगे तो ए बी की पावर k प्लस 1 को लिख लिया। इसको दो भागों में तोड़ के लिखेंगे, ए बी की पावर k इंटू ए बी की पावर 1। ठीक, अब ए बी की पावर k देखिए समीकरण नंबर 3 में ए बी की पावर k किसके बराबर है, ए की पावर k बी की पावर k, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो देखिए हमने क्या किया, ए की पावर k बी की पावर k वही समीकरण 3 से लिख दिया। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए की पावर k का गुणा ए में होगा तो ए की पावर k प्लस 1, बी की पावर k का गुणा बी में होगा तो बी की पावर k प्लस 1। यही आपकी राइट हैंड साइड थी, तो जिससे n बराबर k प्लस 1 के लिए क्या हो गया, ये परिणाम सत्य है, जिससे सिद्ध होता है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए भी परिणाम सत्य होगा। ठीक है, तो तरीका वही है गणितीय आगमन सिद्धांत का, चाहे सवाल जितने भी मिल जाएं तरीके वही फिक्स हैं, उन्हीं तरीकों पर आपको हल करना है। तो आप इस सवाल को भी कंप्लीट करिए और यहाँ क्वेश्चन नंबर इस प्रकार से 12 तक के सवालों को हल करके रखिए। ठीक है, धन्यवाद।